हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी के अंदर जो 12वां लेसन पढ़ रहे थे, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और ये अपना इस बुक का लास्ट चैप्टर है। और हमने कल इसके बारे में फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और उसकी जो परिभाषा हैं, राइटर्स के द्वारा दी गई परिभाषाएं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही फ्रेंड्स, हमने इस पर्यावरण प्रदूषण के चार जो प्रदूषण हैं उनके बारे में पढ़ा: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आपका भूमि प्रदूषण। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं, इसका सेकंड टॉपिक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखिएगा, जो दूसरा टॉपिक रहेगा इसका, नगरीय अपशिष्ट निपटान। ठीक है, नगरीय अपशिष्ट निपटान है इसका सेकंड टॉपिक है। ये आपके फर्स्ट टॉपिक यानी टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के बाद में। देखिए, नगरीय अपशिष्ट निपटान होता क्या है। जो नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे कूड़ा करकट होता है, गंदगी है और रद्दी है और जैसे कबाड़ है, इन सभी को हम अपशिष्ट बोलते हैं। तो इनको उसका निपटान कैसे हम कर सकते हैं, और जो नगरीय जो अपशिष्ट होते हैं वो किन के माध्यम से होते हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नगरीय अपशिष्ट को क्या कहते हैं? कूड़ा करकट हम कह सकते हैं, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ भी हम कहते हैं। यानी कि नगरीय जो अपशिष्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कूड़ा करकट है, गंदगी है, रद्दी है, और जो कबाड़ होता है उसको हम नगरीय या हम कैसे अपशिष्ट कह सकते हैं। अगर नगरों में फैल रहा तो नगरीय अपशिष्ट, और ग्रामीण क्षेत्र में फैला तो ग्रामीण अपशिष्ट, इसको हम कह सकते हैं। देखिए, इनकी प्राप्ति के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका जो घरेलू प्रतिष्ठानों में, और एक है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में। घरेलू प्रतिष्ठानों में जो आपके कूड़ा करकट प्राप्त होता है उसकी हम चर्चा करेंगे, और एक व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, यानी कि व्यवसाय को लेकर जो प्रतिष्ठान होते हैं, वहाँ पर जो आपका जो अपशिष्ट होता है उनकी हम बात करेंगे। देखिएगा, घरेलू कचरे को, देखिएगा, घरेलू जो कचरा होता है उसको तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थानों पर डाला जाता है। जो घरेलू जो कचरा होता है उसका जो निस्तारण है, ठीक है, उसका निस्तारण हम या तो हम किसी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर उसका निस्तारण करते हैं, या कोई जो ठेकेदार होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, उन ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ जो आपका भूमि जो घरेलू प्रतिष्ठानों के जो उत्पन्न जो कचरा है उसकी बात आपने कर ली। जबकि जो औद्योगिक या व्यावसायिक जो इकाइयों के जो कचरे होते हैं, ठीक है, ये वाले औद्योगिक जो, देखें, ये घरेलू प्रतिष्ठानों को से उत्पन्न जो कचरा होता है तो उसका तो निस्तारण जो, जैसे कोई ठेकेदार होते हैं जो इससे रिलेटेड होता है, उसके जो स्थल होते हैं, स्थलों पर उनके द्वारा एक अलग से ही भूमि होती है, वहाँ पर इस कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है। और जो व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे घरेलू, जैसे औद्योगिक क्षेत्र वाला हो गया, व्यवसायिक इकाइयाँ होती है, उनके कचरे का संग्रहण हम कहाँ का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं, यानी कि जन सुविधा यानी जो नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जो जमीन होती है, हम यूँ कह सकते हैं जो गड्ढे होते हैं, वहाँ पर इसका निस्तारण किया जाता है। तो ये आपका हुआ नगरीय अपशिष्ट निपटान हो गया। कहने का मतलब है कि नगरों के अंदर जो अपशिष्ट जो कूड़ा करकट है, रद्दी है, गंदगी है, कबाड़ है, उनका जो निपटान होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, देखिएगा, जो घरेलू प्रतिष्ठान होते हैं वहाँ पर जो कूड़ा करकट गंदगी होती है उसका तो निस्तारण जो इनके द्वारा रिलेटेड जो भी ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा जो उनके जो
स्थल होते हैं उन पर डाला जाता है। और जो व्यावसायिक होते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं औद्योगिक इकाइयां हैं, व्यवसाय इकाइयां हैं, इन कचरों का जो संग्रहण है, उसका निस्तारण है, जो नगर पालिकाएं होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जन सुविधाओं वाली जो नगर पालिकाओं के द्वारा एक निचली सतह की जो सार्वजनिक भूमि होती है, हम कह सकते हैं गड्ढे हैं, वहाँ पर इसको डाला जाता है, निस्तारण किया जाता है। तो ये हुआ आपका नगरीय अपशिष्ट निपटान हो गया। अब देखते हैं ग्रामीण शहरी प्रवास। देखिएगा, तीसरा टॉपिक है ग्रामीण शहरी प्रवास होता क्या है। आपको भी पता है, प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। तो ये किन कारणों से होता है? ठीक है भाई, किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना व्यक्ति का होता है, उसको प्रवास कहते हैं। देखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का सबसे बड़ा जो प्रमुख रीजन है कि रोजगार की तलाश में। जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले? एक तो जो रोजगार की प्राप्ति के लिए, और जो शहर की जो चकाचौंध है उससे आकर्षित होकर, साथ ही एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इन सभी रीजन से ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ पे उनका प्रवास हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी प्रवास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्या है, नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों तथा छोटे बड़े मॉलों में श्रमिकों की बिल्कुल अत्यधिक मांग होती है। देखिएगा, नगर के अंदर आप मान लीजिएगा जैसे कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, हम कह सकते हैं कोई कल कारखाना है, औद्योगिक क्षेत्र है, या बड़े बड़े जो मॉल होते हैं जहाँ पर श्रमिकों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के निम्न अवसर होते हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलन प्रारंभ आदि अनेक कारकों के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों और शहरी की ओर जनसंख्या का क्या हो जाता है? निरंतर बढ़ रहा है। कहने का मतलब है, इन सभी कारणों से जो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या शहरी क्षेत्र की तरफ क्या करती है? आकर्षित होकर उधर यानी कि शहरों की तरफ प्रवास कर जाती, चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो आपका ग्रामीण और शहरी प्रवास है। ठीक है, अब इसका चौथा टॉपिक है गंदी बस्तियों की समस्याएं। जो गंदी बस्तियां होती है दोस्तों, उनकी क्या क्या समस्या होती है? बहुत समस्याएं होती हैं, उनको देख लेते हैं। देखिएगा, नगरों में अधिक जनसंख्या बढ़ने तथा आवास स्थानों के कम होने से आवासीय समस्या में वृद्धि होती है। देखिएगा, नगरों के अंदर आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लोगों का प्रवास से नगरों की तरफ ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सिटी की तरफ। तो वहाँ पर क्या है कि आवास जो स्थानों के कम होने, यानी कि जहाँ रहने के स्थान होते हैं वहाँ के कम होने के कारण क्या होता है कि आवासीय समस्या बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। प्रायः निर्धन लोग क्या करते हैं? रोजगार की तलाश में अपने निवास स्थान को छोड़कर नगरों में आकर बसने लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, वो रोजगार की तलाश में दोस्तों अपने जो निवास स्थान होते हैं उनको छोड़कर नगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो नगरों में आवास बहुत महंगा हो जाता है। तो नगरों के अंदर जो जैसे कोई रेंट पे कोई रूम ले रहा है, तो उसका जिसकी जो मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहना आरंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर रेंट पे अगर रूम लेके रहेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। अब फिर क्या होता है, गरीब लोग हैं वहीं पे किसी सड़क के किनारे, किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर वहाँ पर रहना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है? गंदगियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि गंदगी ज़्यादा फैल जाती है। तो ऐसे गंदी बस्तियों की समस्याएं हो जाती है। इस रीजन से गंदी बस्तियां होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में नगर की तरफ पलायन करते हैं, और वहाँ पर वहाँ की जो
निवास स्थान होते हैं, निवास होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो कोई रेंट पे रूम लेकर रहना चाहता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा मिलने के कारण वो आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियाँ झोपड़ियाँ बनाकर वहाँ पर रहना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ आसपास से गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ये होता है, इसीलिए से गंदगी बस्तियों की समस्या हो जाती है। अब देखिएगा, गंदगी बस्तियों से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती है। कौन कौन सी समस्या होती है गंदी बस्तियों से? देखिए, समस्या कौन कौन सी बढ़ जाती है। पहली समस्या क्या होती है कि जो उच्च जनसंख्या वाली जगहों पर जीर्ण शीर्ण मकान, यानी कि जो उच्च जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर एक तो जीर्ण शीर्ण मकान यानी टूटे फूटे मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, यानी कि वहाँ पर जो हेल्थ की जो सुविधाएं होती है, यानी कि स्वास्थ्य की सुविधा बहुत कम होती है, खुली हवा नहीं मिल पाती है तथा प्रकाश जैसी आधारभूत आवश्यक, यानी कि जो प्रकाश अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, ऐसी आधारभूत आवश्यक चीज़ों का क्या हो जाता है वहाँ पर अभाव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि दोस्तों महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में एक धारावी बस्ती है, बहुत ही बड़ी बस्ती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी बस्ती है अपने महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। तो कहने का मतलब है कि एक रूम में वहाँ पर जो लोग रहते हैं, कम से 30 से 40 लोग एक रूम में रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। तो कहने का मतलब है जनसंख्या बढ़ने से या जनसंख्या या किसी स्थान पर, किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि जो वहाँ के जीर्ण शीर्ण मकान हो जाते हैं, सुविधा स्वास्थ्य की सुविधा बहुत कम हो जाती है, खुली हवा नहीं मिल पाती है और प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो ये गंदी बस्तियों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी समस्या क्या होती है कि यह क्षेत्र अधिकांश से पतली गलियां होती है। आपको पता है कि पतली गलियां हैं, जैसे धारावी बस्ती है, बहुत ही पतली गली है वहाँ पे। आपको पता है कि एक मूवी भी है धारावी बस्ती के नाम पर साउथ की, तो उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यह क्षेत्र अत्यधिक पतली गलियां, अत्यधिक भीड़ भाड़ जैसी असुविधाओं से लोग अत्यधिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो पतली गलियां हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, सुविधा बिल्कुल नहीं है, स्वास्थ्य की, हेल्थ की, हॉस्पिटल वगैरह है वो बहुत कम है। तो इससे क्या होता है कि बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। इससे तीसरी समस्या देखिएगा, अति निम्न स्तरीय सफाई व्यवस्था, यानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम वहाँ पर सफाई होती है, उसकी व्यवस्था हो पाती है सरकार के द्वारा, तथा स्थान स्थान पर फैला कूड़ा करकट और गंदे पानी के गड्ढे के कारण यहाँ पर जो पर्यावरण है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, यानी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है पर्यावरण प्रदूषण की, ठीक है। तो इससे भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। चौथी समस्या है गरीबों के कारण उत्पन्न विभिन्न सामाजिक बुराइयां। अब देखिएगा, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, रोजगार अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो लोगों की सोच है वो बिल्कुल बदल जाती है, यानी कि यहाँ, यानी कि लोग सामाजिक बुराइयों से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए, सामाजिक बुराइयों में कौन कौन सी जाती है कि लोग बाग क्या करते हैं, नशीली दवाओं का प्रयोग करना लग जाते हैं, है ना, शराब पीकर, शराब का सेवन करके सार्वजनिक स्थानों पर जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जुआ खेलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, अपराध जैसी जो काम है जैसे चोरी डकैती आदि करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये इसके रीजन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है गंदी बस्तियों के से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है भूमि निम्नीकरण। होता क्या है भूमि निम्नीकरण? देखिएगा, भूमि निम्नीकरण क्या होता है, आपको पता है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और जनसंख्या का लगातार बढ़ने से क्या है होता है कि जो भूखंड है, ठीक है, भू जोत है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब भू जोत कम होते जा रहे हैं तो अपनी जो जनसंख्या की भरण के लिए, पेट भरण के लिए, या हम कैसे भरण पोषण के लिए कम भूमि पर हम बहुत ज़्यादा पैदावार करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादक लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं। तो उस प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि कीटनाशक दवाइयों का लगातार हम प्रयोग करने प्रारंभ कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से जो भूमि क्या है, भूमि की जो गुणवत्ता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है, गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। इसको हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण हम कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए, भूमि निम्नीकरण क्या होता है। सामान्यतः भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य भूमि में उत्पादकता में कमी आना, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें कमी आना, निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण सीमित होती कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। उत्पादकता में कमी आना और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है यानी कि गुणवत्ता, उसमें कमी आना
भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण मुख्यतः प्राकृतिक एवं मानवीय जनित प्रक्रियाओं के कारण तीव्रता से होता है। बिल्कुल सही बात है कि भूमि का निम्नीकरण एक तो आपका प्राकृतिक और एक मानवीय जनित प्रक्रियाओं के माध्यम से भूमि का निम्नीकरण होता है। देखिए, मानवीय जनित प्रक्रिया क्या होती है, अभी मैंने बताया गहन कृषि करते हैं, कीटनाशक दवाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है कि उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है, तो ये मानवीय क्रिया हुई। प्राकृतिक क्रिया क्या होती है, हम कह सकते हैं, देखिए प्राकृतिक क्रिया क्या होता है, एक तो आपका जो मृदा का जो अपरदन होता है, मृदा का अपरदन होता है, लवणता बढ़ जाती है, जलाक्रांत जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक स्थान पर अधिक समय के लिए पानी भरा रहता है तो उसमें जो उपजाऊ क्षमता होती है उसकी वो नष्ट हो जाती है, और वहाँ पर लवणता की एक वाइट सी परत भिज जाती है, जिससे क्या होता है कि उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। देखिए, भूक्षरण कीटनाशक रसायनों के अधिक प्रयोग जैसे कारकों के कारण भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण होता जा रहा है लगातार। वर्तमान में कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षरण के लिए बंजर होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं जो IGNP है, IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो इसकी जो दीवारें हैं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, तो आसपास से क्या है कि अधिक के समय के लिए पानी भरा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आसपास से पानी भरा रहने से इसमें सैम की समस्या हो जाती है। सैम की समस्या क्या होती है, अधिक समय के लिए किसी स्थान पर अगर पानी भरा रहता है तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या है, नष्ट हो जाती है, और वहाँ पर एक वाइट यानी कि सफ़ेद परत बिछ जाती है, जिसे हम लवणता हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो भूमि की उपजाऊ क्षमता की जो गुणवत्ता है वो समाप्त होने पर वह भूमि बंजर हो जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं जलाक्रांता, जिसके लिए हम उसकी उपचार के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे IGNP इंदिरा गांधी नहर वाला जो क्षेत्र वहाँ पर ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लवणता तो मृदा क्षरण के कारण बंजर का होती जा रही है। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण कम करने के उपाय क्या क्या है, हम अब भूमि का निम्नीकरण करना यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, पहला है सिंचाई का उचित प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा पानी हमें नहीं देना चाहिए सिंचाई के लिए, अधिक समय के लिए किसी स्थान पर पानी भरा नहीं रहना चाहिए, तो इस सिंचाई का उचित प्रयोग करें, यानी कि फव्वारा सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, उसके माध्यम से हमें सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी बात है, कीटनाशक रसायनों का सीमित मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कीटनाशक दवाइयों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए, सर्वाधिक हमें जैविक खेती करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि देसी खाद वगैरह होती है उससे हमें खेती करनी चाहिए। एक है दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना, जो दलहन फसलें होती है उसको उत्पादन बढ़ाना है, उससे क्या होता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। आपको पता है ये दलहन होती है ना, जैसे मूंग, उड़द, मोठ वगैरह है, ठीक है, इनसे क्या होता है कि जो इनकी जड़ें होती है उसमें राइबोजियम नामक एक उसकी जड़ों में एक राइबोजियम नामक एक गांठ होती है, उससे क्या होता है कि भूमि की क्षमता बढ़ाता है वो, ठीक है। तो दलहन फसलों का हमें सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। एक है जल संभरण प्रबंध कार्यक्रम, और जो जल का हमें प्रबंध करना चाहिए, और उचित समय के लिए उसको क्या करना चाहिए, उचित समय के लिए उसको जो मैनेजमेंट करके उसको सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है आपका जो इसका लेसन है, आपकी ये जो बुक चल रही है NCERT बेसिस जो RBSE में चलती है, ठीक है, उसका हमने आज पूरी बुक यानी कि जो इसके 12 लेसन है वो पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर हम कल दूसरी बुक को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी लगातार नोट्स भी बनाते रहिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको वीडियो के एक नहीं 2 बार इसको बिल्कुल सुनिएगा और आराम से फिर इसको पढ़िएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं, दूसरी बुक को पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।